उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है बेहतर शानदार होंगे। साथियों, आज है 14 जनवरी और आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस वीडियो में। तो स्वागत है सभी साथियों का राज एकेडमी प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी आपके लिए बेहतरीन पीडीएफ के माध्यम से क्लास लेने आ गया हूँ और वीडियो पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बेहतरीन क्लासेज आपको लगातार मिल रही हैं जिसमें आपको साथियों देख सकते हैं कि जीके जीएस के पॉइंट्स को भी ऐड किया जाता है और साथियों आपके जो है उसकी व्याख्या बताई जाती है और आपकी करंट अफेयर्स के प्रश्न रहते हैं चित्रात्मक तरीके से। तो ऐसे ही क्लास और इसका पीडीएफ भी आपको साथियों प्रतिदिन प्रदान किया जाता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको प्रतिदिन पीडीएफ मिलती रहती है। तो आप एक बार क्लास देखिए और फिर दोबारा शाम के समय जो है एक बार पीडीएफ खोलकर ऐसे रिवीजन कर लीजिए। तो आपको जो है साथियों प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट करंट के देने हैं, करंट के लिए उसी में आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, मैं ऐसी क्लास नहीं लेकर आता कि आपको 2 घंटे, डेढ़ घंटे बजाए रखूँ और टाइम पास कराऊँ अपने व्यूज़ के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि करंट आप जानते हैं कि जो है साथियों प्रतिदिन बदलता रहता है, तो उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए काम आए। ठीक है, तो चलिए साथियों बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, जहाँ से पढ़ना अच्छा लगे, जहाँ से समझ में आए वहीं से पढ़िए। चलिए साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं बेहतरीन ढंग से और वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी एक-एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा साथियों, हाल ही में ईओएस N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने से विफल रहा। इसका संबंध किस रॉकेट से है? साथियों, इसरो ने एक जो है मिशन लॉन्च किया था। कौन सा मिशन था? ईओएस N1 मिशन। साथियों, यह अपनी कक्षा में पहुंचने से पहले ही गड़बड़ हो गया, यानी कि अपनी जिस कक्षा में इसको पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया। तो ये साथियों किस रॉकेट से इसका संबंध है? तो ये है आपका PSLV C62। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, हाल ही में इसरो इसरो का मिशन PSLV C62/EOS-N1 इच्छित कक्षा में पहुंचने से विफल रहा है। रॉकेट ने टेक ऑफ सफलतापूर्वक किया था, लेकिन उपग्रह में प्रेशर की समस्या और डी प्रेशराइजेशन के कारण यह मिशन असफल हो गया। यह एक दुर्लभ घटना है। ठीक है, तो यह साथियों किसके द्वारा? इसरो के द्वारा किया गया था। इसके रॉकेट का क्या नाम था? PSLV C62 था। ठीक है, मिशन का क्या नाम था? EOS-N1। ठीक है, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। चलिए साथियों देखें इसरो के बारे में यहाँ पर बात हुई, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो ये आपका मिशन है ईओएस, ईओएस का क्या नाम है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, और अगर हम साथियों PSLV की बात करें, PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। क्या? इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। साथियों आप देखते होंगे कि इसरो जो है कितन जो भी सैटेलाइट साथियों लॉन्च करता है वो PSLV जो लॉन्च व्हीकल है जिससे साथियों ऊपर ले जाया जाता है उसी के द्वारा ही लॉन्च करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। तो साथियों उम्मीद है एक-एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से एक-एक पॉइंट को समझिए ताकि आपको दोबारा करंट पढ़ना ही ना पड़े इस डेट का। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष साथियों आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। साथियों स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में हुआ था 1863 में 12 जनवरी को। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 1984 में किया था। ठीक है, अगर हम साथियों बात करें विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो ये नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। शिकागो धर्म सम्मेलन में साथियों इन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से और ऐसा बेहतरीन भाषण दिया था कि साथियों दुनिया में चर्चा भारत का डंका बज रहा था उस समय। तो शिकागो धर्म सम्मेलन में सितंबर 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में किस सन में भाषण दिया? तो सितंबर 1893 में जो है ये आपका ऐतिहासिक भाषण दिया था। इन्होंने बाद में एक संस्था की स्थापना की 1897 में रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण कौन थे?
रामकृष्ण जो है ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। तो उन्हीं के नाम के अनुसार इन्होंने 1897 में एक संस्था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इनके द्वारा एक पत्रिका भी जो है प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका भी लॉन्च की जाती थी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि किसी प्रकार का सुझाव हो वीडियो के लिए या कोई प्रकार की कमी हो तो मैं किस प्रकार से जो है बदलाव कर सकता हूँ इसके लिए जरूर बताइएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी पीएमएटीजीएम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो साथियों डीआरडीओ कौन है? ये भारत का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सुरक्षा उपकरण बनाती है और हमारे देश के लिए, ठीक है। तो इन्होंने टॉप अटैक मतलब बेहतरीन कैपेबिलिटी वाला जिसके अंदर विशेष क्षमता वाली एक स्वदेशी अपने देश में बनी पीएमएटीजीएम एक जो है ये साथियों स्वदेशी एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो कि साथियों कहाँ से कंधे पर रखकर दागा जाता है। तो इसका साथियों परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र में। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया महाराष्ट्र। साथियों अगर हम डीआरडीओ की बात करें ध्यान से देखिएगा, डीआरडीओ ने महाराष्ट्र में स्वदेशी एमपीएटीजीएम जिसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, का सफल परीक्षण किया है। यह टॉप अटैक कैपेबिलिटी से लैस है। टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला, कोई टैंक जा रहा है उसके ऊपरी हिस्से पर यह हमला कर सकता है और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है। एक बार फायर कर दीजिए और भूल जाइए, मतलब और अपना काम 100% निपटा देगा। तो ये जो साथियों एमपीएटीजीएम है ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो एमपीएटीजीएम इसे कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। किस पर? कंधे पर। आप देख सकते हैं इसी प्रकार सिपाही जो है कंधे पर रखकर इसको लॉन्च कर सकते हैं और ये टैंक को आराम से भेज देगा। क्षमता क्या है? यह चलते हुए टारगेट मूविंग टारगेट को भी नष्ट कर सकती है। जैसे टैंक चल रहा है तो यहाँ से अगर इसको फायर कर दिया जाए कंधे पर रखकर तब भी उसको निशाना बना देगी। डीआरडीओ की बात करें साथियों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीआरडीओ का फुल फॉर्म। इसलिए सभी पॉइंट्स आपको बराबर याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएन 2025 के जो महासचिव पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेजर स्वाति शांता कुमार, ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्हें जो है यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। साथियों भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में लैंगिक समावेशन और अस्थायी शांति प्रोजेक्ट्स के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। किसने? एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। यूएनओ के जो महासचिव हैं साथियों कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि आपके पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। और अगर हम बात करें यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? हरीश, ठीक है, हरीश जी जो है यूएनओ में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। यूएनजीए 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? एना बेला। जो 80वां सत्र चल रहा है उसका अध्यक्ष कौन है? एना बेला, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूएनओ के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम साथियों, काफी इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न अगला। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य, क्या साथियों? अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है? तो ये बना है आपका केरल का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। केरल के अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य को राज्य का पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। यह पश्चिमी घाट की जैव विविधता का हिस्सा है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए। काफी बार प्रश्न आ चुका है कई परीक्षाओं में
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, शांत घाटी साइलेंट वैली जिसे कहते हैं, केरल में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग ये भारत की सबसे बड़ी तितली है। कौन? गोल्डन बर्ड विंग। तो ये आप जानिए कि जो अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य है, ये साथियों आपके कहाँ पर है? केरल में है, और इसको जो है राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना दिया गया है केरल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो आराम से ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? क्या नाम है? साझा शक्ति। तो साथियों ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। कौन सा अभ्यास? आपका संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास, जिसका नाम है साझा शक्ति। तो ये आपके महाराष्ट्र में जो है आयोजित किया गया है। साझा शक्ति अभ्यास पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य पुलिस और सेना के बीच समन्वय बेहतर बनाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। सैन्य नागरिक संलयन आपात स्थिति में सिविल प्रशासन और मिलिट्री का मिलकर काम करना। ठीक है, ये आपका इसीलिए है सैन्य नागरिक संलयन। अगर कोई आपात की स्थिति आती है तो जो सिविल पुलिस है और मिलिट्री दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, जो अन्य अभ्यास है जैसे मित्र शक्ति, ये आपका मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। सूर्य किरण किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। तो ये जो है कभी कभी अभ्यास भी पूछ लिया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो साथियों 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार साथियों आपके ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। लॉस एंजिल्स में आयोजित 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 अवार्ड जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ड्रामा क्षेत्र में कोलमैन डोमिंगो को। साथियों ऑस्कर के बाद फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन है? आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, जो कि आपका जो है साथियों दिया गया है 2026 में। सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसमें साथियों जो है कोलमैन डोमिंगो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो साथियों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य में नियुक्त हुई हैं? तो मेघालय में। ठीक है, तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उन्होंने जस्टिस सोमेन सेन, ठीक है, किसका स्थान लिया है? सोमेन सेन का स्थान लिया है। तो अगर साथियों एससी की पहली महिला जज की बात करें, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की बात करें, तो कौन थी? फातिमा बीबी। ये प्रश्न काफी परीक्षा में पूछा जाता है। तो फातिमा बीबी जो है पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। और एचसी की पहली महिला जज की बात करें यानी कि हाई कोर्ट की, तो ये लीला सेठ हैं। लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है पहली महिला जज के रूप में काम किया था और देश की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, वो भी हाई कोर्ट में। तो ये कहाँ का? हिमाचल में, और लीला सेठ नाम था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है फातिमा बीबी। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 217 में बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर साथियों देखते हैं 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा काफी मेहनत के साथ, और ये पीडीएफ जरूर पा लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल राज अकेडमी प्रयागराज पर प्रतिदिन जो है डाला जाता है। हाल ही में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे क्या साथियों? अक्का पाडे योजना किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना आपके कर्नाटक राज्य में लागू किया गया है, चालू किया गया है, जिसको मंजूरी मिला है।
तो कर्नाटक कैबिनेट ने अक्कापाडे योजना को मंजूरी दिया है। इसमें विशेष पेट्रोलिंग सुविधा और सुरक्षा दस्ते तैनात होंगे, ठीक है, जिसका उद्देश्य होगा बाल विवाह, मानव तस्करी और नशीली दवाओं को रोकना। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध बताया गया है, अनुच्छेद 23 में। और कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है बेहतरीन ढंग से आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में साइन योजना किसने लॉन्च किया है? तो साइन योजना आपका लॉन्च किया है साथियों, ऑप्शन बी होगा सही, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये BIS जिसको कहते हैं, इसने जो है साइन योजना लॉन्च किया है। तो साथियों BIS के 79वें स्थापना दिवस पर साइन यानी कि स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर एम्प्लॉई योजना लॉन्च किया गया है। यह मानकों के प्रति जागरूकता के लिए है, ठीक है। साथियों BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की स्थापना 1947 में हुआ था। इसका पुराना नाम ISI है, ठीक है, ISI है। संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला था? BIS एक्ट 1986 के तहत इसको साथियों वैधानिक दर्जा मिला। और इसका मुख्यालय BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो चलिए साथियों, उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए प्रतिदिन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और राज अकेडमी प्रयागराज चैनल को ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।